नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं करण जोशी। बढ़ेंगे पहली खबर की तरफ, जहां कानपुर में गुरुवार देर रात कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हमले में 7 और पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। तो अभी चलते हैं कि यूपी के डीजीपी हैं, इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। बॉर्डर सील हैं और एसएसपी जो हैं कई टीम्स का सुपरविजन कर रहे हैं और बराबर सवेरे से ऑपरेशंस हो रहे हैं। इन ऑपरेशंस में एसटीएफ की भी हमारी टीम लगी हुई है, यहाँ की भी और जो लखनऊ से भेजी गई है वो भी। कि हम शीघ्र ही मामले की तह तक पहुँचेंगे और अपराधियों को उनकी उस जगह पहुँचाएंगे जहाँ उनको होना चाहिए। किस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया गया सर, क्योंकि आपकी टीम भी बड़ी थी और अपराधियों की संख्या भी काफ़ी थी? जैसा मुझे बताया गया है, हमारी फॉरेंसिक टीम ने यहाँ पर जो भी खोखे वगैरह मिले हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है और उस परीक्षण के बाद ही ये तय हो पाएगा कि किस प्रकार के वेपन्स। इन लोगों को पहले से ही जानकारी थी कि यहाँ पर रेकी हो गई थी कि पुलिस यहाँ पे आ रही है, उस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, इतनी सारी यूनिट्स को जो हमने डिप्लॉय किया है, एसटीएफ को लगाया है, एफएसएल को लगाया है, उसका पर्पज़ यही है कि मामले को पूर्ण रूपेण देखा जा सके और हर एंगल पे जांच और तफ्तीश की जा सके। सर, क्या AK-47 का प्रयोग हुआ कि नहीं इस घटना में? मैं आपको ये अपने आप में बड़ी वारदात देखने में आई। कानपुर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हालांकि 2 बदमाश मार गिराए गए, लेकिन फिर भी चिंताजनक बात यह रही कि अगर पुलिस ने दबिश दी तो अपराधियों को पता कैसे चला, क्योंकि जहां तक खबरों में सामने आया, उन्होंने पहले से ही जेसीबी पुलिस को रोकने के लिए लगा दी थी और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, वहां पर ताबड़तोड़ और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजन 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 8 पुलिसकर्मी जो हैं वह शहीद हो गए। हालांकि 2 बदमाश मारे गए, लेकिन फिर भी जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन, क्योंकि इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। मायावती ने कहा है कि पुलिस को और चुस्त होने की ज़रूरत है, तो वहीं प्रियंका गांधी ने बड़ा तंज कसा है कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की इस घटना में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों के प्रति शोक और अपनी संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने घटना की रिपोर्ट तलब की और साथ ही डीजीपी HC अवस्थी से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बता दें कि कानपुर में देर रात कुख्यात बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में CO समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एडीजी जय सिंह नारायण ने इसकी पुष्टि की है। कई सिपाहियों को बेहद गंभीर हालत में रिजेंसी भर्ती करवाया गया है और कई पुलिसकर्मी लापता हैं। पुलिस के आला अधिकारी और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। कानपुर में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में राज्य के डीजीपी HC अवस्थी ने कहा है कि घायल हुए जवानों को बेहतर इलाज मुहैया करवाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। इसके साथ ही बदमाशों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे ये लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पर गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल CO साहब भी हैं
और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ। तो वहीं कानपुर पुलिस एनकाउंटर को लेकर पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के अनुसार एक टुच्चा सा अपराधी इतनी बड़ी घटना कैसे कर दे, यह बेहद चिंता की बात है। इसके पीछे पुलिसिया चूक की एक लंबी श्रृंखला है। अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना, लेकिन यूपी पुलिस एक अत्यंत व्यावसायिक, दक्ष, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पुलिस फोर्स है। 2-3 सवाल फिर भी उठते हैं कि ये एक हिस्ट्री शीटर और 60 से ज़्यादा मुकदमों में वांछित अपराधी था। आजीवन कारावास से इसकी सज़ा थी, उसके बावजूद कैसे इसको ज़मानत मिली और ज़मानत निरस्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई, और अगर नहीं की गई स्थानीय तौर पर ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि इस प्रकार के कुख्यात अपराधी जो राजनैतिक और धनबल से पूरी तरीके से साधन संपन्न है, उनके ऊपर कार्रवाई करने में क्यों प्रमाद हुआ। ऐसे अपराधी गमले में उगने वाले हैं, लेकिन इनको बरगद बनाने में स्थानीय तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। बहरहाल पुलिस बल गया, पुलिस बल ने शौर्य का परिचय दिया, लेकिन फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, कंसीलमेंट, कैमोफ्लाजिंग, एरिया डोमिनेशन में ये कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसमें पुलिस के नेतृत्व को ध्यान देना होगा कि कहाँ हमारी चूक रह गई। बहरहाल वर्तमान में इनके ऊपर 25 लाख का इनाम कराएं और इनके ऊपर डेडिकेटेड टीम्स एसटीएफ की और एटीएस की लगाएं। जहां कहीं भी हो, इनाम की घोषणा के बाद चाहे गिरफ्तार हो या मुठभेड़ के दौरान जो कार्रवाई पुलिस करती है नियमानुसार कानून के अंदर, उसमें कार्रवाई होनी ही चाहिए, एक नज़ीर बननी चाहिए। इसके पहले भी नज़ीर बनी थी, पुनः नज़ीर बन। तो वहीं कानपुर में हुई घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार गुंडे और बदमाशों को संरक्षण देना बंद करे। नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में अपराधियों के हौसले इस कदर आखिर क्यों बुलंद हैं कि कानपुर में जब सत्ता संरक्षित अपराधियों के यहाँ पुलिस दबिश देने जाती है तो अपराधी ही इनकाउंटर कर रहे हैं पुलिस का। अपराधियों ने ही घेर कर गोली चला दी। सीओ इंस्पेक्टर समेत 8 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 7 या 8 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं और सरकार अभी भी आंख बंद किए हुए है। तो जो शहीद हुए हैं पुलिसकर्मी, उनको नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। समाजवादी पार्टी ने सरकार से मांग की है कि जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सरकार आर्थिक मदद करे और योगी जी जुमला बोलना बंद करें कि उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं बचे हैं। जिस प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित ना हो, जिस प्रदेश में पुलिस अपराधियों द्वारा मारी जा रही हो, उस प्रदेश के जंगल राज का पैमाना लगाना बहुत आसान है। और हम तो अनुरोध करेंगे सरकार से कि सरकार 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों को सजा दे और सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करे, उनको संरक्षण देना बंद करे। एक कानपुर की घटना को देख करके आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित होगा जहां पुलिस पर हमले हो रहे हैं। बात थी कि अपराधियों का इनकाउंटर होगा, उस प्रदेश में पुलिस का इनकाउंटर सत्ता संरक्षित अपराधी कर रहे हैं। तो जहां पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, वहां 23 करोड़ लोग कैसे सुरक्षित होंगे। और सरकार अपराधियों को, बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करे। जब तक योगी सरकार इनको संरक्षण देती रहेगी, तब तक उत्तर प्रदेश में इसी तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने रूस के साथ हुई डिफेंस डील को लेकर कहा कि इस डील में इतनी देर क्यों लगाई। साथ ही उन्होंने रेलवे के निजीकरण को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।
सवाल ये है कि 6 साल से इस पर कोई काम नहीं हुआ। जब आग लग गई गलवान घाटी में, बहुत बड़ा भूभाग चीन ने कब्जा कर लिया, वहाँ पे जब होने लगी आमद, चीन ने अपने सैनिकों के वहाँ पर बंकर खोद लिए, सारी तैयारियां हो गई, तो अब आप डील कर रहे हैं। ये डिलीवरी कब होगी? डील होना एक चीज़ है, डिलीवरी होना दूसरी चीज़ है। ज़रूरत तो आज है, पहले से प्रबंध क्यों नहीं हुआ? मुझे भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, वो किसी भी परिस्थिति में विजेता बनकर निकलेगी। उससे जितना सुसज्जित करना हो करें, लेकिन एक ही अनुरोध है, 600 के राफेल को जैसे 1400 में खरीदा गया, इसमें ऐसा कुछ ना हो। ये लोकसभा में दिए गए रेल मंत्री के जुलाई 2019 के आश्वासन के विपरीत है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे इन्होंने कहा था हम कोई निजीकरण नहीं करेंगे, और आज रेल की पटरी बनेगी जनता के पैसे से, स्टेशन बनेगा जनता के पैसे से, मेंटेनेंस होगा जनता के पैसे से, और रेल दौड़ेगी उस पे भारतीय जनता पार्टी के उद्योगपतियों की। वैसे ही जैसे एयरपोर्ट बनाएगी जनता के पैसे से सरकार, और वसूली करेंगे अडानी। तो कुल मिलाकर एक तरीके से ये बेचीकरण शुरू हो गया है। भारत पेट्रोलियम जितने लाभ कमाने वाले निगम थे, ये वही कर रहे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संपदा ली और बेची। आज दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी है भारतीय जनता पार्टी, जो जनता के दौलत को पूंजीपतियों की तिजोरी तक पहुंचा रही है। ये उस ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रवक्ता महेंद्र सिंह ने प्रियंका गांधी के लखनऊ में नए आवास और कांग्रेस में प्रियंका को सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए उठ रही मांगों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, कुछ भी नहीं है। उनको पहले मैंने बताया कि कोई नोटिस में नहीं ले रहा है, और किसी भी नागरिक को कहीं भी रहने का अधिकार है। बहुत सारे लोग रहते हैं, वो भी एक रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला भाजपा पे नहीं है। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता मोदी और योगी के साथ है, और इसलिए आज की तारीख में अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि हमारा देश भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर तरीके से जो भारत के लिए चाहिए वो मोदी जी दे रहे हैं, और जो कुछ उत्तर प्रदेश के लिए चाहिए वो योगी जी दे रहे हैं। देखिए, अब कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और अगली सरकार भी उनके नेतृत्व में बनने वाली है। पूरी जनता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। भारत पूरा प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। और इस समय जिस लोक कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो लागू की जा रही है, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर तक फ्री में राशन देने की बात कही है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो बजट का उन्होंने प्रावधान किया है। मैं भारत के ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने गरीबों की हर तरीके से चिंता की है। आज पूरा भारत मोदी कर रहा है, मोदी में है, और पूरा उत्तर प्रदेश हमारा योगी में है। दर्शकों को सीधे ले चलते हैं कानपुर में, जहां योगी आदित्यनाथ जख्मी हुए सिपाहियों से मिलने गए हैं। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, उपचार चल रहा है ना। कौन है परिवार के लोग हैं, कौन है यहाँ पे? दर्शक तस्वीर में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर हमले में जख्मी हुए सिपाहियों का हालचाल पूछने के लिए पहुंचे। हमने साफ देखा कि उन्होंने सिपाहियों से यही पूछा कि यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या क्या इंतजामात किए गए हैं सिपाहियों के लिए। हाल ही आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अभी दौरा किया। अभी बीते दिन जो कानपुर में हमला हुआ उसमें 8 पुलिसकर्मी
शहीद हो गए और 7 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। और इस पूरे मामले पर एक बार सरकार को निशाने पर ले लिया है विपक्ष ने कि आखिरकार इतना बड़ा हमला हो गया तो कैसा हो गया। तो वहीं पुलिस के पूर्व अधिकारियों का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है और इस चूक का कारण जानने का बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि इस चूक को दूर कैसे किया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर थाने में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि हेल्प डेस्क पर कोविड-19 से बचाव की जानकारी वाले पोस्टर लगाए जाएं। कोविड हेल्प डेस्क पर थर्मामीटर और सैनिटाइजर समेत मास्क की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे थाने पर आने वाले हर व्यक्ति की नॉर्मल स्क्रीनिंग हो सके। इसी बीच एएनबी न्यूज़ की टीम ने जालौन के गोहन थाने में कोविड हेल्प डेस्क का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के पुलिस कप्तानों को ये निर्देश दिया था कि जनपद के प्रत्येक थानों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए। उसी के अनुक्रम में जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार के द्वारा जनपद के सभी थानों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। उसी के अनुक्रम में आज हम थाना गोहन में मौजूद हैं। यहाँ पर जानकारी करते हैं कि किस प्रकार से कोविड हेल्प डेस्क का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है। हमारे साथ महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो कोविड हेल्प डेस्क का संचालन कर रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से एहतियातन के तौर पर इनके द्वारा थाने पर आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। जी, किस प्रकार से आपके द्वारा यहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है? जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको हाथ सैनिटाइज करा के और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करा के उनका टेम्परेचर देख के उनकी जो समस्याएं सुन जाती हैं। उनका टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उन्हें अस्पताल में जाया जाता है। जी, जैसा कि अभी महिला पुलिसकर्मी के द्वारा बताया गया कि जो भी फरियादी थाने पर आते हैं या पब्लिक का कोई भी व्यक्ति आता है उनका टेम्परेचर लिया जाता है और जिसका भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए वहां पर भेज दिया जाता है। कैमरामैन सूरबान सिंह के साथ नीलन सिंह राजावत, एएनबी न्यूज़, जालौन। तो इन कानपुर में हुई पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में झांसी जिले के मऊरानी नगर के रहने वाले सुल्तान सिंह शहीद हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सुल्तान सिंह को यूपी में नौकरी करते हुए 8 साल हो चुके थे। बात करें उनके परिवार की तो उनके बड़े भाई आटा की चक्की चलाते हैं। कानपुर में हुई पुलिस बदमाश मुठभेड़ में आगरा का लाल बबलू कुमार शहीद हो गया। 2018 बैच के सिपाही बबलू कुमार की मौत के बाद फतेहाबाद के पोखर पांडे के गांव में शोक की लहर फैल गई। फिलहाल खबर सुनने के बाद सिपाही के परिजन कानपुर पहुंच गए। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बुलंदशहर का लाल सिपाही अजय भी घायल हो गया। घटना से परेशान परिजन लगातार टीवी के सामने बैठकर ताज़ा हालात की जानकारी ले रहे हैं। इसी बीच घायल सिपाही के भाई ने कहा है कि अब अंग्रेजी हुकूमत के हथियार नहीं चलेंगे और अब पुलिस को आधुनिक हथियार मुहैया करवाए जाएं। सर, हमारे क्या कहते हैं जो बदमाश थे मुठभेड़ में, उनके पास एक पोजीशन मिली एक तरफ, उन्होंने उसके साथ हमला करा और हमारी पुलिस के पास इतने हथियार नहीं थे जो उनका सामना कर सकती है। और क्या कहते हैं, पुलिस वालों के लिए अच्छे हथियारों की ज़रूरत है और उनसे अच्छे हथियार होने चाहिए, जब भी पुलिस उनका सामना कर सकती है। तो वहीं अमेठी में खाकी का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया। आए दिन लगातार एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं, क्योंकि पुलिस का ही एकमात्र डर होता है जिसके चलते लोग अपराध करने से भयभीत होते हैं। लेकिन अमेठी में लोगों के बीच वह डर भी नहीं रहा, जिसका पूरा श्रेय आला अधिकारियों को जाता है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार की शाम को जगदीशपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में गाँव में देखने को मिला, जहाँ पर मामूली बात को लेकर कहा सुनी गहमा गहमी में बदल गई और बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई, वो भी मौके पर। 2 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर के ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन इस सबके बीच पुलिस लगभग 1 घंटे के बाद पहुंची। आज घटना ये हुई कि आज कोटे की जांच हो रही थी। जो हमारे चाचा वीरेंद्र मिश्रा हैं, कोटेदार भी हैं, जो मौके पे कोटा सस्पेंड था, उसी की जांच के लिए कुछ अधिकारी आए हुए थे
और अधिकारी जब आए, जांच हुई। जांच होने के बाद में हम लोग अधिकारी के जाने के बाद अपने दरवाजे पर बैठे थे और परशुराम मिश्रा, अंजनी मिश्रा और सुनील मिश्रा, धर्मेंद्र मिश्रा, इन लोगों का जो है घर हमारे जो है भाई के घर से जो है उनकी छत है बगल में, और वो घात लगा के पहले से बैठे थे। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक वो ताबड़तोड़ फायरिंग अपने लाइसेंसी बंदूक 12 बोर से और कुछ अवैध असलाहों से फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारा चचेरा भाई उमेश मिश्रा को जगदीशपुर अस्पताल में मृतक घोषित कर दिया गया और हमारे जो है चाचा राजेंद्र मिश्रा उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रिफ़र किया गया जगदीशपुर सरकारी अस्पताल से, और हमारे भाई कमलेश मिश्रा को भी लखनऊ ट्रामा सेंटर में रिफ़र किया। थाना जगदीशपुर के कचनाव ग्राम में कोटे की विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें गोली चली। गोली लगने से उमेश मिश्र नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा राजेंद्र और कमलेश घायल हो गए। मृतक के भाई शैलेश मिश्र ने इस संबंध में थाना जगदीशपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया है। 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पंचायतनुमा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और मौके पर शांति है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके अग्रिम खबर की तरफ, जहां जालौन में कालपी कोतवाली पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस पर जानलेवा हमले का आरोपी और तार कटर गिरोह का सरगना 25,000 का इनामी बदमाश कालपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एसपी डॉक्टर सतीश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि 17 साल पहले आरोपी पुलिस टीम पर हमला कर फरार हुआ था। उस पर कानपुर और उन्नाव के थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये 2003 से चोरी के मुकदमे में, जिसमें एक ट्रक और 4 कुंटल हमारी जो चोरी के तार है, जिसकी कीमत उस समय 2003 में 5,60,000 रुपये थी, उसमें ये वांछित था। इसका नाम ओम प्रकाश उर्फ पप्पल है, जो पिछले 17 साल से वांछित था। तो 25,000 रुपये का इनाम भी है। हमारी टीम में एडिशनल एसपी साहब कालपी और हमारे थानाध्यक्ष कालपी मानिकचंद पटेल और उनकी टीम में रविशंकर मिश्रा जो सब इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया और इसको पकड़ा। इसके कई चोरी के मुकदमे हमारे कालपी में, थाना आटा में व कानपुर नगर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का इस पर मुकदमा भी है 2003 का। इसके अलावा एक गैंगस्टर भी रहा है और ये 17 साल से वांछित रहा। हमारी टीम ने इसको तमंचे के साथ बरामद किया है, उसका भी मुकदमा इनके ऊपर लिखा गया है। इसके लिए मैं टीम की पूरी प्रशंसा करता हूँ और टीम को 10,000 रुपये देने का मैं घोषणा भी करता हूँ। तो वहीं सोनभद्र में कोल इंडिया की एनसीएल की मौजूद तमाम परियोजना के श्रमिक कमर्शियल माइनिंग को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। कोयला श्रमिकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कमर्शियल माइनिंग का विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन मंक कोयला ने भी, श्रमिक महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। कोयला श्रमिकों की माने तो कमर्शियल माइनिंग और CMPDI को कोल इंडिया से अलग करने की भारत सरकार के इस फैसले को लेकर कोयल श्रमिकों ने 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। क्या पूरा मामला है, किस लिए हड़ताल किया जा रहा है? ये पूरा मामला है, कोल मिनिस्टर ने पूरे कोल इंडिया में कमर्शियल माइनिंग खोलने का जो निर्णय लिया है और इस निर्णय से हमारा पूरा कोल इंडिया प्रभावित होगा, जिससे आज जो सुख सुविधा हमको मिल रही है उन तमाम सुख सुविधाओं की कटौती होगी और जब कमर्शियल माइनिंग आ जाएगा, उसको कोल मिनिस्टर ने कहा कि तुम कोयला उत्पादन करके कोयला का अधिकार तुम्हें बेचने का है, बाज़ार में तुम्हारा कोयला ले जा सकते हो और अपने रेट के हिसाब से तुम बेच सकते हो। वो जो प्राइवेट मालिक है वो अपने मजदूरों को 5,000 10,000 की सैलरी देता है, जिनका कोई कर्मचारियों का या अधिकारियों की कोई लाइफ सिक्योर नहीं है। कोल इंडिया में कम से कम 50-60 हज़ार लोग वेतन पाते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी सुख सुविधा है। इसके बावजूद भी कोल इंडिया प्रॉफिट में है, फिर भी यह भारत सरकार कोल इंडिया को प्राइवेट में ले जाने के एक सीबीआई की टीम ने सिकंदराबाद स्थित एक राइस मिल में छापेमारी की। बताया गया कि कंपनी के मालिकों की ओर से करीब 424 करोड़ रुपए का कोई बैंक घोटाला किया गया।
टीम ने मिल के ऑफिस में करीब 3 से 4 घंटे तक दस्तावेज खंगाले। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे टीम अपने साथ कुछ दस्तावेज लेकर रवाना हो गई। टीम ने दिल्ली पहुंचकर मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। करण जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।